हर आने वाला पल जाने वाला होता है और इन्हीं पलों में सबको एक ही बार जीने का मौका मिलता है। लेकिन तब क्या होगा जब आपको एक ही पल बार बार जीने का मौका मिले? वैसे इसका जवाब तो कई सारी कहानी और मूवीज ने बहुत ही अलग अलग तरीके से दिया है, बट एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी के नजरिए से 2014 की एज ऑफ टुमारो मूवी काफी बेहतरीन और यूनिक साबित हुई, जिसके एक्शन, डार्क कॉमेडी और रियलिस्टिक अप्रोच से ये मूवी अभी से ही एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, जिसके फैंस दुनिया भर में तो हैं ही, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स के बीच में भी इसका एक अलग ही फैन बेस है, जिन्होंने इस मूवी को हमें कई बार कमेंट में सजेस्ट किया था और आज फाइनली आपकी वीडियो हम लेकर आ ही गए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम एज ऑफ टुमारो मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा मूवी में दिखे एक्सोस्केलेटन्स के क्रिएशंस और उनके रियल इंस्पिरेशन के बारे में। जानेंगे कि रीटा हमेशा अपने साथ एक मेली वेपन क्यों रखती है, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं एज ऑफ टुमारो मूवी और इसके ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के बीच में। जानेंगे इस मूवी की एक डार्क अल्टरनेट एंडिंग के बारे में और फाइनली जानेंगे इसके कुछ अचीवमेंट्स और आने वाली सीक्वल मूवी के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एज ऑफ टुमारो मूवी बेस्ड है हिरोशी साकुराजाका के और यू नीड स्किल नाम के लाइट नॉवल पर, जिसे जापान की विज मीडिया पब्लिकेशंस ने 2004 में पब्लिश किया था। बाद में इसकी ऑफिशियल मांगा को भी रिलीज किया गया। हिरोशी को इस कहानी को लिखने का आइडिया वीडियो गेम में प्लेयर्स के कैरेक्टर के डिफीट होने के बाद गेम में दोबारा रिस्पॉन होकर मिशन को खेलने से आया था। फाइनली 2009 में 3 आर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी ने विज मीडिया से इसके राइट्स को एक्वायर किया, जहां पर 3 आर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए फिल्म मेकर डांटे हार्पर ने इसके नॉवल पर बेस्ड एक मूवी स्क्रिप्ट 8 महीने में डेवलप किया, जिसे फाइनली 2010 में 3 आर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी ने $3 मिलियन यानी $30 लाख में वार्नर ब्रोस को बेच दिया। और इन सब में सबसे मजे की बात तो ये है कि जब टॉम क्रूज को इस मूवी के लिए हायर किया गया तो इस मूवी के डायरेक्टर डग लाइमन ने इसके स्क्रिप्ट के 2/3 हिस्से को फिर से रिक्रिएट किया। अब जब टॉम क्रूज की बात चली है तो शायद आपको जानकर हैरानी हो कि पहले मेजर विलियम केज का रोल मूवी के अंदर टॉम क्रूज नहीं बल्कि ब्रैड पिट प्ले करने वाले थे, लेकिन टाइम आने पर उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। वहीं पर दूसरी ओर रायन गॉसलिंग को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली टॉम क्रूज ने इस रोल को प्ले करने का चैलेंज उठाया। वहीं पर पहले सार्जेंट रीटा का रोल एमिली ब्लंट से पहले अर्जेंटीनियन और फ्रेंच एक्ट्रेस ब्रिनिस बेहो प्ले करने वाली थीं, लेकिन टॉम क्रूज हमेशा से ही एक्ट्रेस एमिली ब्लंट के साथ काम करना चाहते थे और उन्हीं के सजेशन में एमिली ब्लंट को इस रोल के लिए कास्ट किया गया। इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग लंदन के लिवस्टन स्टूडियो में हुई है, जो बेसिकली वार्नर ब्रोस की परमानेंट शूटिंग साइट है, जहां पर वार्नर ब्रोस ने कई सारी हैरी पॉटर मूवीज की शूटिंग की थी और हैरी पॉटर मूवीज के डेवलपमेंट के पर्पस के लिए ही उन्होंने इस पूरी की पूरी साइट को खरीदा था। वैसे इस जगह का इस्तेमाल दर्जनों मूवीज के लिए हुआ है और टॉम क्रूज की आने वाली मिशन इम्पॉसिबल 7 की भी कुछ शूटिंग यहाँ पर भी हुई है। इस मूवी के अंदर दिखे एक्सोस्केलेटन बैटल सूट्स को इस मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर ऑलिवर शोल और उनकी टीम ने मिलकर बनाया है, जहां पर उन्होंने डार्पा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा बनाई हुई कई सारे प्रोटोटाइप मिलिट्री एक्सोस्केलेटन को भी रीड किया। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी सचमुच एग्जिस्ट करती है। एनीवे, मूवी के लिए इस सूट को बनाने के लिए इसके दर्जनों एलिमेंट्स को हाथ से बनाया गया था, जिसमें लगभग 5 महीने का समय लगा, जहाँ पर इनके 3 वर्जन्स को तैयार किया गया, ग्रंट्स, डॉग्स और टैंक्स। और तो और इन सूट्स का अपना वजन 40 से 60 किलोग्राम के बराबर था, जिसके कारण मूवी के अंदर इन्हें यूज कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जहां पर फिल्मिंग के लिए इन सूट्स को पहनना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर एक्टर्स को इन सूट्स को पहनने और उतारने में आधे घंटे तक का वक्त लगता था और सीन्स के दौरान एक्टर्स को आराम से चलने और दौड़ने के लिए इन सूट्स को पार्शियली वायर से लटकाया जाता था, जो इनके वजन को लगभग बहुत हद तक हल्का कर देता था। हम सब जानते हैं कि टॉम क्रूज अपने काम को लेकर कितने ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं और जैसा कि वो अपने स्टंट्स को खुद करने के लिए जाने जाते हैं, इस मूवी में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। लेकिन इसके ऊपर से भी उन्होंने फिल्म मेकर डग लाइमन से हफ्तों के 7 दिन काम करने का वादा लिया था और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। वहीं पर एमिली ब्लंट भी किसी से कम नहीं है। इस मूवी में काम करने के लिए उन्होंने वेट ट्रेनिंग, योगा, एरियल वायर वर्क और जिम्नास्टिक के साथ साथ कार्व मागा जैसे मार्शल आर्ट में भी ट्रेनिंग ली।
अगर आप भी ये सोचते हैं कि आखिर रीटा अपने पास एक मेली वेपन क्यों रखती है जबकि उसके पास इतने सारे प्रोजेक्टाइल वेपन्स हैं, वेल इसका रीजन इसके लाइट नॉवल में मेंशन किया गया है, जहां पर बेसिकली ये बात मेंशन की गई है कि रीटा हमेशा अपने वेपन्स के एम्यूनिशन को खत्म कर देती है, जिसके कारण उसे अपने मेली वेपन के सहारे रहना पड़ता है। इसके अलावा बुक्स के अंदर ये भी बताया गया है कि रीटा अपने पिता की तरह ही एक कॉफी एडिक्ट है। इस मूवी की एनिमी एलियन रेस यानी मिमिक्स का डिजाइन इनिशियली फिल्म मेकर गिल्लेर्मो देल टोरो ने बनाया था, जहां पर मूवी से अलग उन्होंने इसका एक बहुत ही डेफिनेट लुक डिजाइन किया था, लेकिन मूवी के डेवलपमेंट के दौरान इनके लुक्स को इनडेफिनेट बनाया गया और कई बार इनके डिजाइन को कई जगहों पर चेंज किया गया। इस मूवी के अंदर बताया हुआ ऑपरेशन डाउनफॉल सचमुच का वर्ल्ड वॉर 2 का एक मिलिट्री ऑपरेशन था, जहां पर इस ऑपरेशन के दौरान वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को इन्वेड करने का प्लान किया गया था, लेकिन इस प्लान के बजाय अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया। अब शायद हो सकता है कि आपको न मालूम हो, पर इस मूवी का रिलीज डेट यानी 6 जून 2014 डी डे की 70th एनिवर्सरी थी और इसे उसी के मौके पर रिलीज किया गया था। अब बेसिकली डी डे वर्ल्ड वॉर के उस इवेंट को कहते हैं जहां पर 6 जून 1944 को एलाइड फोर्सेस के तकरीबन 3.5 लाख सोल्जर्स ने फ्रांस के नॉर्मंडी बीच को इन्वेड किया था और इस ऑपरेशन को कोड नेम ऑपरेशन नेपच्यून भी कहा जाता है और इसी ऑपरेशन की वजह से एलाइड फोर्सेस ने नाजी आर्मी को हराकर फ्रांस को नाजीज से आजादी दिलवाने में मदद की थी। साथ ही साथ मूवी के अंदर भी डी डे को मिरर करने की कोशिश की गई है, जहां पर मूवी के अंदर मिमिक्स के खिलाफ दिखाया हुआ ऑपरेशन डाउनफॉल भी बीच पर ही होता है और तो और इस मूवी के प्रीमियर टाइम को भी डी ऑपरेशन के ऑफिशियल टाइम के साथ मैच किया गया था, जहां पर इस मूवी को भी सुबह 6 बजे लंदन में प्रीमियर किया गया था। अब फाइनली टाइम आ गया है मूवी और मांगा के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस जानने का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जहाँ पर मूवी की लड़ाई यूरोप में होती है, वहीं पर बुक्स के अंदर ये लड़ाई जापान में चल रही होती है, जहाँ पर मेजर बिल केज की जगह यहाँ पर केजी किरिया होता है, जिसकी उम्र 30 साल होती है और वो एक जापानीज यूडीएफ सोल्जर है। वहीं पर रीटा की उम्र 22 साल के आसपास है। बात करें अगर इनके सूट्स की, तो जैसा कि मूवी के अंदर इन्हें एक्सोस्केलेटन्स की तरह दिखाया गया है, बुक्स और मांगा के अंदर ये बेसिकली एक आर्मर की तरह है। वहीं पर बुक्स के अंदर मिमिक्स 4 पैरों वाले फ्रॉग जैसे एंडोस्केलेटन बीइंग्स हैं जो टाइम लूप नहीं कर सकते और बुक्स के अंदर इनकी कोई खास समझ नहीं होती। यही कारण है कि बुक्स के अंदर रीटा और केजी के पास एक अपर हैंड होता है, क्योंकि बुक के अंदर केजी और रीटा दोनों के पास टाइम रिसेट करने की एबिलिटी होती है। वहीं पर मांगा में इन्हें गोलाकार में दिखाया गया है, जिनका सिर्फ एक मुंह होता है और ये अपने टेंटिकल्स की मदद से चलते हैं। वहीं पर दूसरी ओर एट द एंड ऑफ द वॉर केजी और रीटा को डिसाइड करना होता है कि कौन जिंदा रहेगा और ह्यूमैनिटी को सरवाइव करने में हेल्प करेगा, जिसके कारण दोनों लड़ाई करते हैं और फाइनली केजी रीटा को मार देता है। वहीं पर मूवी के अंदर इस चीज को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है, जहां पर केज खुद को ओमेगा मिमिक के ब्लड से जोड़ लेता है और वही चीज उसे हेल्प करती है उसके साथ साथ बाकी सबको दोबारा जिंदा करने की। अब जब बात अल्टरनेट एंडिंग की हो ही रही है, तो एक बहुत ही डार्क एंडिंग को भी प्लान किया गया था, जहां पर बेसिकली एक तरह से ह्यूमैनिटी की एक हार दिखाई जाती, जहां पर फाइनल बैटल में गलती से एक सोल्जर अल्फा को मार देता और केज फिर से शुरू से रीसेट करता, जिसके कारण अब यहाँ पर मिमिक्स के पास एक अपर हैंड होता और ह्यूमैनिटी इवेंचुअली वॉर हार जाती। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन न करें, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस मूवी की जान यानी इस मूवी की टाइम लूप कॉन्सेप्ट को वार्नर ब्रोस स्टूडियोज हटाना चाहता था और बेसिकली वार्नर ब्रोस के एग्जीक्यूटिव्स डग लाइमन को इस एलिमेंट को मूवी से निकालने के लिए फोर्स कर रहे थे और वो बेसिकली इस एक नॉर्मल एलियन इन्वेजन मूवी की तरह दिखाना चाहते थे। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये कॉन्सेप्ट इस मूवी में होता ही नहीं, तो ये एक बेसिक एलियन इन्वेजन वॉर मूवी बन के रह जाती, जो लोग बहुत जल्दी भूल जाते। तो यही कारण है कि डग लाइमन ने इस चीज को मना कर दिया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अवार्ड्स की, जहां पर इस मूवी को टोटल $178 मिलियन की बजट पर बनाया गया था, लेकिन इस मूवी ने इस बजट पर समवॉट सेटिस्फाइंग $370 मिलियन ही कमाए। लेकिन वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को बहुत ज्यादा तारीफ मिली, जहां पर इस मूवी के कॉन्सेप्ट, एलियन डिजाइन्स, डग लाइमन के डायरेक्शन और एमिली ब्लंट और टॉम क्रूज के केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस की काफी ज्यादा तारीफ की गई। और अगर बात करें अवार्ड्स की, तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली एडिटिंग के लिए 41st सैटर्न अवार्ड,
19 सैन डिएगो फिल्म क्रिटिक सोसाइटी अवार्ड्स और विजुअल इफेक्ट्स के लिए 42nd एनी अवार्ड्स दिया गया। वहीं पर इसी मूवी के बहाने 20th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में एमिली ब्लंट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अब चलिए आंसर करते हैं आपके सबसे बड़े सवाल को कि इस मूवी की आखिर सीक्वल कहां गई। 2015 में कोलाइडर को इस मूवी के को राइटर क्रिस्टोफर मैक्वायर ने एक्सप्लेन किया कि वो बेशक इसकी सीक्वल पर काम करना चाहते हैं, जिसका आइडिया पूरी तरह से लॉक और लोडेड है, जहां पर इसकी सीक्वल एक बहुत ही नए अंदाज की सीक्वल होगी और ये बेसिकली सीक्वल के साथ साथ एक प्रीक्वल भी होगी। और यहाँ तक कि उनका दावा ये भी है कि इसकी कहानी पहली मूवी की कहानी से कहीं ज्यादा अच्छी होने वाली है, जहाँ पर इस मूवी का टाइटल लिव डाई रिपीट एंड रिपीट होने वाला है। और डग लाइमन ने इस बात को भी कंफर्म कर दिया था कि अक्टूबर 2019 तक इस मूवी का स्क्रिप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और 2020 तक इस पर काम चालू भी हो जाना था। लेकिन ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं कि 2020 हमारा कैसा बीता है। ऊपर से टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल की आने वाली मूवीज में बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो उम्मीद करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के बाद शायद वार्नर ब्रोस और डग लाइमन टॉम क्रूज के साथ इस मूवी पर भी जल्दी ही काम करें। तो गाइज ये थे आपके 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एज ऑफ टुमारो मूवी फैक्ट्स। इस समय फिलहाल टॉम क्रूज अपनी मिशन इम्पॉसिबल 7 और उसके बाद आने वाली मिशन इम्पॉसिबल 8 मूवी में काफी ज्यादा बिजी हैं। इसके ऊपर से वो दुनिया की सबसे पहली स्पेस में शूट की हुई एक अनअनाउंस्ड मूवी पर भी काम कर रहे हैं, जिसे डग लाइमन ही डायरेक्ट करेंगे और उस पर शायद इस साल के अंत से काम चालू हो जाए। अब कोई इस बात को लेकर श्योर तो नहीं है, पर हो सकता है कि ये मूवी एज ऑफ टुमारो 2 मूवी ही हो। अब आगे देखते हैं होता क्या है। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे तो वार्नर ब्रोस की इस मूवी से टाइम लूप के कॉन्सेप्ट को निकालने के आइडिया से बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। I mean, सचमुच ये अपना माल कहाँ से लाकर फूकते हैं। खैर क्या कर सकते हैं। वैसे अगर आप हमारी आने वाली ऐसे ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।